हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस हाजीपुर। मैं प्रशांत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज यह वीडियो आपके लिए आया है इलेक्ट्रिसिटी। जो पिछले वीडियो में कुछ हमने देखा था और जो बचा है उसको आगे हमको देखना है। इस वीडियो में आगे भी वीडियो आते रहेंगे। आज हमको पढ़ना, आज का टॉपिक बड़ी शानदार टॉपिक है, ओम्स लॉ, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो देखते हैं ओम्स लॉ हमको देखना है। ओम्स लॉ, ये पढ़ने से पहले जो हमने भेजा था, यहां से सेंड किया था, जो भी नोट्स हमने भेजा था, आप उसको कॉपी कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो वो कॉपी को आप अपने सामने निकाल कर रखें, क्योंकि हम ज्यादा लिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ बताएंगे। तो ओम्स लॉ में हम आते हैं। तो यह ओम्स लॉ जो है, यह जॉर्ज साइमन ओम्स नाम है, एक फिजिसिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, जो जर्मन फिजिसिस्ट है ना। तो इनके द्वारा दिया गया था। यह होता क्या है देखेंगे। एक इक्वेशन हम आपके सामने लिखते हैं, V = I/R। ठीक है, यह याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए देखेंगे। जो यह इक्वेशन याद रख लिया उसको हम कहेंगे वीर। क्या कहेंगे? वीर मतलब क्या होता है? विजेता, है ना, यानी जो जीतने वाला विनर। तो वीर का स्पेलिंग हम ऐसे लिख सकते हैं ना, VIR, वीर। बस यहां पे हमको क्या लगा देना है, इक्वल टू का साइन। यही मेरा हो गया, क्या यही मेरा हो जाएगा ओम्स लॉ। ये हमको याद रखने का तरीका है। ऐसे हम देखेंगे, इसका इक्वेशन V = IR होता है। ये V क्या है आपको पता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या है? यहाँ पे नया आपके लिए आया है, आगे हमको इसका बारे में देखना है। तो R है रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। तो V = I, अगर V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट और R है रेजिस्टेंस। तो हम कहेंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक रिलेशनशिप के बारे में बताया। इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ कहते हैं। क्लियर? ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पे बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन के बारे में बताया, ये कौन? तो जॉर्ज साइमन ओम। इसी को हम क्या कहते हैं? तो ओम्स लॉ कहते हैं। क्लियर? अब ओम्स लॉ में उन्होंने क्या बताया, इन तीनों के बीच रिलेशन तो बता दिया। तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा कि रिलेशन को ओम्स लॉ कहते हैं, लेकिन जानने के लिए ओम्स लॉ को बोल सकते हैं कि इन तीनों के बीच जो रिलेशनशिप होंगे, रिलेशन होंगे, उन्हीं को ओम्स लॉ कहते हैं। तो इनके स्टेट्स हैं, इनके बारे में क्या बताया ओम्स लॉ के बारे में, तो जरा देखेंगे। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा उनका स्टेट था, यानी उनका कथन था, क्या था देखेंगे यहाँ। स्टेट क्या दिए थे? सिंपल है यहाँ पे कि यहाँ उन्होंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ये लिखा हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कहने क्या मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों चीज सही है। इसको अगर हम सिंबल लिख के क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम I से करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional का साइन है, directly proportional to the potential difference। क्लियर? अब इसको हम सिंबल लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं हम? I is directly proportional to potential difference से क्या लिखते हैं? V। क्लियर? यानी यही चीज उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा
वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब आपको पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब होगा कि जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू जितना बढ़ेगा इसका भी वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। यही हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अगर करंट को हम डबल करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। अगर इसको ट्रिपल करते हैं तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। ये 4 टाइम्स करते हैं तो ये भी 4 टाइम्स होगा। अगर इसको 1/4 करते हैं यानी डिक्रीज करते हैं तो ये भी 1/4 हो जाएगा। जितना डिक्रीज इसको करेंगे उतना ही डिक्रीज ये होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहने का यही मतलब होता है। अब देखेंगे आगे आप लोगों को बताए हुए हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पे जब हम इक्वल टू लाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट टर्म उभर कर आता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग कन्वर्ट किया किसमें, इक्वल टू में। इसके जगह पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा। वह कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, तो 1/r यानी 1 बाय रेजिस्टेंस या कांस्टेंट होगा इनटू r। क्लियर, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में बदले तो ये 1/r जो है ये मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, i इक्वल टू मल्टीप्लाई कर 1 इंटू v क्या हो जाएगा, v/r। क्लियर, अब यहाँ से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो v इंटू 1 v, इधर क्या हो जाएगा i इंटू r यानी i इंटू r यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा I into R। और यही है मेरा क्या, स्टेट ऑफ ओम्स लॉ, स्टेट ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर, यानी V बराबर I है। और यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस। आगे हमको देखना है रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर हमको देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, R क्या है मेरा, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है आगे बताएंगे। तो पहले ये आपको समझ में आ गया कि ओम्स लॉ क्या है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। और ओम्स लॉ का एक स्टेट है, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा एक स्टेट दिया गया। उनके द्वारा क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, यही चीज है स्टेट में आपको लिखना होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और यही जब क्या कहते हैं इसको, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होता है 1/r, जहाँ r क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसलिए आगे बढ़े तो v इक्वल टू क्या आ गया, IR। और यहाँ से ढेर सारा फ्लो निकल सकता है, I इक्वल टू v/r, v का निकाल v इक्वल टू IR। अगर r इक्वल टू अगर हमको निकालना है, r बराबर निकालना है तो v/i, ये भी निकल सकता है यहाँ से एक फॉर्मूला, r इक्वल टू v/r। यानी रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, तो यहाँ से आप डिफिनेशन बोल सकते हैं, आप खुद समझिए, आप बोल सकते हैं कि ये देखेंगे रेजिस्टेंस है v/i है, क्या इसको हम v/i लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन है, इसको रेशियो लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि द रेशियो है ना, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर, ये मेरा ओम्स लॉ ये होगा। क्लियर, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला है ये वाला है ना। अब हम यहाँ से बोलेंगे, अगर कोई कहे, हम ही कहते हैं कि व्हेन V is constant, V is constant, अगर V को कांस्टेंट लिया गया, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, V को कांस्टेंट लेंगे तब क्या होगा, यानी कहने का मतलब कि जब कोई सर्किट है वहां पोटेंशियल डिफरेंस हम एकदम कांस्टेंट लेकर चलते हैं, बिल्कुल उसको चेंज नहीं होने देना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमको देखना है। तो आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, v/i, पता है, अभी बताया था फॉर्मूला। अब इसको हम r इक्वल टू क्या लिख, v इंटू 1/i लिख सकते हैं कि नहीं, 1/i लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे r, ये v क्या है मेरा, कांस्टेंट है, ये v क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट, यहाँ देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में जब चेंज किए थे तो कांस्टेंट टर्म आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल टू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन, अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं तो ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 1/i। यानी यहाँ क्या मिला हमको कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/i। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है रेजिस्टेंस
is inversely proportional to the इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? तो ये चीज आपने बताया कि ये जो होता है यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, नोट देते इसको लिख लेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसका ठीक कन्वर्स करके बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे को देखना है थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर देखते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर हम आगे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। लेकिन थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ बताते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके बारे में ऐसे लिखा हुआ सारा होगा आपके पास। इसका ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, ऐसा यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में बताया कौन था? तो जॉर्ज साइमन ओम। तो अपने नाम पे इसका ऐसा यूनिट कर दिए ओम। और ओम को डिनोट किससे किया जाता है? इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोट करते हैं इस टाइप से। ये ओम का साइन है ना? ये ओम का साइन यही है, इस तरह ओम को साइन किया जाता है। ये रेजिस्टेंस का ये साइन क्या हो? ओम। हम इसी को ओम पढ़ते हैं। ठीक है, उसका हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वह डिपेंड किस पे करता है, किस इसका वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू वह किस पे डिपेंड करता है, ये हमको देखना है। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, नहीं किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वह डिपेंड दो तीन चीज पे करते हैं। सबसे पहला हम कहेंगे मटेरियल में। मटेरियल मतलब क्या? कि जिस सर्किट में वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, वही रेजिस्टेंस ही फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो सर्किट का जो वायर है उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। वो मटेरियल वो कौन सा मेटल का बना है? एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है, किस चीज का है? सिल्वर का है। तो हम कहेंगे मटेरियल पर, मटेरियल इसी को हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ वायर कहिए या सर्किट कहिए, नेचर ऑफ मटेरियल है ना? यानी इस वायर में या सर्किट पर जो भी कंडक्टर होगा आपका मटेरियल, जहां पर कंडक्टर लिख देते हो अच्छा होगा, कंडक्टर है ना? नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा हम बात करते हैं वो जो मटेरियल, वो जो वायर है या सर्किट है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर कहिए या कंडक्टर कहिए, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर पे करता है डिपेंड। दूसरा बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। और चौथा बात करते हैं टेम्परेचर। ये आगे आपको डिटेल से पढ़ना है ना? टेम्परेचर, ये चार चीज हमने बताया कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू। सबसे पहले मटेरियल, यानी कि मटेरियल जिस टाइप का मटेरियल होगा उस टाइप का वहां वैल्यू बनेगा, है ना? उसके बाद जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतना ही लो होगी, उसकी वैल्यू उतना ही कम होगी। हम थोड़ा डीपली बात में पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ वायर, मतलब वायर का लेंथ जितना बड़ा ज्यादा होगा हम उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसके बारे में बोल सकते हैं कि लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसी रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। हमने बताया था कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो ये भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। किस केस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में। हमने बोला लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, है ना? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आगे डीपली बताएंगे इसको। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहते हैं इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे वायर है तो वायर का ये वाला जो एरिया होता है, ये सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको। अगर कोई वायर है, हम इसको वायर अगर मानते हैं तो ये जो आपका पार्ट दिखा है ये सर्कुलर पार्ट,
इसी का जो एरिया है, सर्कुलर होता है, इसका जो एरिया होगा यही आपका, यानी कि हम बोल सकते हैं वायर का मोटाई, है ना। तो ये जो सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा है यही एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का, है ना। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा वायर उतना ही मोटा होगा, और जितना ज्यादा मोटा होगा उतना कम। उसके बाद आगे बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये सब हमको आगे सब देखना है, लेकिन हमने इतना चीज आपको बताया इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। आगे हम बात करते हैं 1 ओम। 1 ओम क्या होता है ना। 1 ओम के बारे में देखेंगे। 1 ओम होता क्या है, कुछ नहीं है। आप यह बताइए कि ओम जो है वह किसका ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस इसका टू क्या होता है, हमने बताया था V/I। क्लियर, रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। इसी अगर सब में हम चाहें तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा 1 रेजिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा 1 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा 1 करंट। अब ये लिखना तो अच्छा नहीं लगता है, तो सब का हम यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यूनिट। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 ओम। क्लियर, हम इधर क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, यहाँ लिखते हैं 1 वोल्ट, है ना। यहाँ करंट का होता है A, यानी 1 एम्पियर। क्लियर, अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी, अब देखिए यहाँ यही ना 1 ओम किसके बराबर हो गया, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी किसी सर्किट में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाए और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उस रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कहेंगे। फिर से एक बार समझते हैं, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करवाया जाए, इलेक्ट्रिक करंट तो हमारे हाथ में है, हम पास करवा सकते हैं जितना एम्पियर का हो, वहां रियोस्टेट लगा के, रियोस्टेट लगा के तो हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करवाना है, 1 एम्पियर। जब इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर पास करवाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या हो, 1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो इसी यही 1 एम्पियर हम बोल सकते हैं, सॉरी 1 ओम हम बोल सकते हैं। क्लियर, तो इसी को हम 1 ओम बोलते हैं। यानी कि 1 ओम बराबर आपसे पूछे कि 1 ओम इसका जो क्या होता है, तो 1 ओम बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। क्लियर, यानी 1 ओम इसका जो क्या होगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। क्लियर, आगे हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज ओम्स लॉ वेरीफाइड, इसके बारे में हमको देखना है। इसको देख लेते हैं, सारा तो लिखा हुआ होगा आप लोग के पास, है ना। हमको अभी क्या करना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हाउ इज ओम्स लॉ वेरीफाइड, कैसे ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है ये हमको देखना है। तो ये हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज ओम्स लॉ वेरीफाइड, इसको देखना है कि ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई किया जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यह एक बनाया है, ये क्या है आप लोग बताएंगे। हमने पिछले क्लास में बताया था कि यह एक सर्किट है जिसमें जितने भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं सबको हम सिंबल से डिनोट किए हैं। दैट मींस कि इसको हम क्या बताते हैं, जब सिंबल से डिनोट करते हैं हम इसको बताते हैं क्या, डायग्राम बताते हैं ना, यानी कि यह सर्किट डायग्राम है। तो इस डायग्राम में क्या क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है ना, ढेर सारे सेल्स हैं, देखेंगे इसमें बैटरी है, यहाँ पे की है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट नया वर्ड आएगा आपके सामने, यह क्या है इसको देखेंगे। यह रियोस्टेट का यूज होता है लिटिल अमाउंट को पास कराने के लिए किया जाता है। सर्किट में जब बहुत छोटा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो उस कंडीशन में रियोस्टेट का यूज करते हैं, है ना, बहुत लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए। आगे अमीटर, ये जानते ही हैं, एमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, रेजिस्टेंस है यह, रजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस को मापेगा और रेजिस्टेंस में ये हम कनेक्ट कर दिया यहाँ वोल्ट मीटर को। ये V से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वोल्ट मीटर, है ना, ये वोल्ट मीटर, यानी कि यह मापेगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ में यही हमने बताया था कि V = IR, क्या बताया था, V =
आई आर, यही ओम्स लॉ था। यहाँ पे क्या था कि आर जो था यह कांस्टेंट था, आर क्या था, कांस्टेंट था। यानी क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसको इधर उठा के ले आते हैं, आई को अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, v बाई आई इक्वल टू आर, यही हो जाएगा ना, v बाई आई, ये आई को इधर ले आते हैं, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम बताएंगे यहाँ पे v बाई आई, और यहाँ आर मेरा क्या है, तो कांस्टेंट है, ये आर मेरा क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस डायग्राम के अनुसार, इस डायग्राम से हमें क्या करना है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आई क्या करंट है, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि अगर V मेरा दिया हुआ है 2 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट यानी I मेरा दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो मेरा रेशियो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, V बाई आई, ऐसे बोल सकते हैं V/I इज इक्वल टू 2:1 होगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में इसका रेशियो 2:1 ही होना चाहिए, हमें माना है ना। तो हम यहां से बात करते हैं कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया हमने, 2 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या लिया 1 एम्पियर, तो मेरा दोनों का रेशियो क्या आ गया 2:1। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को दो गुना कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट को दो गुना कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को यहां देखेंगे, जब हम दो गुना कर दिए तो वहां 1 एम्पियर था, अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर हो जाएगा, डबल कर दिए। तो आपको हम बताए थे कि I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये ओम्स लॉ में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को डबल किया, जब ये इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डबल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब मेरा वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब पहले क्या लिए थे हम 2 वोल्ट, तो और क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। क्लियर। अब हम इन दोनों का रेशियो अगर लेते हैं V/I तो क्या हो जाएगा 4:2, यानी कैंसिल होकर ये भी क्या होगा 2:1। क्लियर। यानी देखिए पहले भी मेरा 2:1 था, अभी भी मेरा 2:1 है ना। अब फिर दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताना चाहेंगे यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को अब हम हाफ कर देते हैं, पहले क्या था 1 एम्पियर था, पहली बार लिए थे, तो अब हम हाफ कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर। क्लियर। और वोल्ट की बात करें तो वोल्ट क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट को अगर हाफ किया गया तो वोल्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो वोल्ट को हाफ करेंगे, अभी वोल्ट मेरा क्या है 2 वोल्ट है, तो वोल्ट मेरा अब क्या होगा, हाफ कर देंगे यानी कि 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, 1 वोल्ट। अब हम V/I इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा V1 इनटू ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नहीं, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन में हमने यह देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों का रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, दैट मींस कांस्टेंट। इस कंडीशन में भी 2:1 था, जब हमने दो गुना किया, डबल किया, फिर भी क्या हो गया दो रेशियो कांस्टेंट या सेम आया। जब हमने हाफ किया फिर भी रेशियो 2:1 आया, मतलब कि हमारा रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी चीज को डबल, कोई एक को डबल कर दिया जाए, कोई एक मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट, अगर इसको डबल करते हैं तो खुद डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह वेरीफाई कर दिए कि इसका मतलब क्या है कि R मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट आया या कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट मेरा क्या है R है ना। यानी रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट आया। किसके बराबर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो ये हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, जो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने वेरीफाई किया और इसके लैंग्वेज में हमने लिखवा ये हम दे दी है, आप लोग लिख लिए होंगे, समझने के लिए हमने यह समझा दिया। अब हम आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमको देखना है इससे रिलेटेड, इस फार्मूला से रिलेटेड। V/I R का है या R/V/I का है, या यहाँ से I अगर निकाला है तो V/R
ये तीन फार्मूला हमारे यहाँ से निकला था, 1 2 3, ये तीन फार्मूला से कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं, उस न्यूमेरिकल को हमको देखना है, तो उसको देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इफ द लैंप यूजेस 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, है ना। यानी कि यह एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, एक लैंप है जिसमें रेजिस्टेंस निकालना है, व्हाट इज रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इफ द लैंप यूजेस 20 एम्पियर करंट है व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हमने न्यूमेरिकल बताने का सबसे अच्छा तरीका बताया है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये हमको देखना है। तो गिवन में क्या क्या है, तो अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप सिर्फ नंबर देखेंगे, नंबर से यहाँ आप खुद देखेंगे, यहाँ 20 एम्पियर लिखा है। तो एम्पियर किसका होता है ऐसा यूनिट, आप जानते हैं करंट का, है ना। और करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, मतलब कि I इक्वल टू 20 एम्पियर दे रखा है, क्लियर। ये एम्पियर है, एम्पियर करंट का होता है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी I से करते हैं डिनोट, I इक्वल टू 20 एम्पियर। अब व्हेन कनेक्टेड टू अ, यहाँ लगेगा 220 वोल्ट, तो वोल्ट दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से करते हैं डिनोट, ये क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, क्लियर। आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस यानी R निकालना है। आप जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है V बाई I, क्लियर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, I इक्वल टू V बाई I। यहाँ से V डाल दीजिए, V क्या है 220 और I क्या है 20। अब इससे कैंसिल, 11 वर्ग है, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 क्या, तो हमने निकाला है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का ऐसा ही क्या होता है ओम, इसलिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 ओम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, ये हमने भेजा नहीं था क्योंकि न्यूमेरिकल था, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, जितना न्यूमेरिकल हम 4-5 ही बताएंगे, सबको लिखना होगा। आप लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट automobile's battery is connected across an unknown resistor, there is current flow, current of कितना मिली एम्पियर, देखें यहाँ MA है, ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर इन द सर्किट। यानी कोई सर्किट है, उसमें कोई रजिस्टर लगा हुआ है, उस रजिस्टर में रेजिस्टेंस कितना हमको नहीं पता, ये नहीं दे रखा है, दे रहा है एक बैटरी लगा है, बैटरी 12 वोल्ट का है, और उस रेजिस्टेंस जो वो रजिस्टर जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है इतना एम्पियर, इतना मिली एम्पियर का। तो बताना है उस रजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस है ना, यानी फिर R निकालना है हमको। तो यहाँ से पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट यानी I भी मेरा दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, कल भी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो यूनिट होना चाहिए वो ऐसा यूनिट होना चाहिए, इसको ऐसा यूनिट में पहले हम चेंज करेंगे। ऐसा यूनिट करेंगे क्या होता है एम्पियर, तो मिली को हटाना होगा, तो हटाने के लिए क्या करना है 2.5 मिली का मतलब क्या होता है 1/1000 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, अब ये एम्पियर बन जाएगा, क्लियर। अब ये डेसिमल यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा नीचे में फिर एक 100 आएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, तो 25, इसको कट कर देते हैं, ये 25 बाई 1000 ऐसे 10,000 हो जाएगा एम्पियर, ये कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/400 एम्पियर, क्लियर। अब हमको निकालना है क्या रेजिस्टेंस, तो चूंकि रेजिस्टेंस इसका भी क्या होता है V बाई I, ये हमने पीछे देख चुका है। तो V का जगह पे क्या होगा 12 बाई I की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1/400, है ना। तो क्या हो जाएगा 12, ये ऊपर आ जाएगा तो इंटू 400, यानी हो जाएगा 4800 क्या ओम, क्यों क्या निकाला हमने रेजिस्टेंस, ये ओम आ जाएगा, यही मेरा हो जाएगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। एक सर्किट लगा हुआ है जिसमें बैटरी कितना है 24 वोल्ट का, एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, रजिस्टर लगा हुआ है कितना का 60 ओम का।
What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. ये लाइन कोई खास नहीं है, बोल रहा है जो रेजिस्टेंस जो फ्लो हो रहा है इसमें नेग्लिजिबल हो रहा है। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा, है ना। तो गिवन क्या दे रखा है, हम यहाँ से देखते हैं यहाँ 24 वोल्ट, ये वोल्ट है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 24 वोल्ट, है ना। और क्या दे रखा है यहाँ 60 ओम, 60 है सर, ओम लगा हुआ है। तो ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का, मींस की रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 60 ओम। क्लियर, आपको निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो करेगा, यानी आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर देखेंगे तो V बाई आर, आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। क्लियर, तो V कितना है मेरा 24, R कितना है 60, हो गया। अब इसको कट कर देते हैं, 12 5 जा 12 2 जाए 2 बाई 5, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.4। अब क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक करंट निकाला है। तो करंट में क्या होता है एम्पियर, 0.4 एम्पियर। क्लियर कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और करंट कितना पास हुआ 0.4 एम्पियर। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है, टॉपिक देखते हैं रेजिस्टेंस। हमने बोला था कि आगे हमको रेजिस्टेंस पढ़ना है डीपली, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में आ जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं, हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है एक अपोजिशन है किसी सब्सटेंस में, यानी किसी सर्किट में या किसी वायर में या किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में। रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन है किसी कंडक्टर में, किसका, तो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब बोल सकते हैं, अभी आप ओम्स लॉ में पढ़ा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। खैर इसको हटाइए, हम यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पे ये देखा था कि I इक्वल टू होता है क्या V बाई R, ये हमने देखा था। अगर हम V को कांस्टेंट कर देते हैं तो I क्या हो जाएगा डायरेक्टली, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये क्लियर है, ये हमने पीछे ही बताया था ओम्स लॉ में कि जब V को क्या कर देते हैं कांस्टेंट कर देते हैं, V को जब हम कांस्टेंट कर देते हैं तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब क्या होगा कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब I बढ़ेगा, I मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब इंक्रीज करेगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज करेगा। क्लियर, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा डिक्रीज करेगा। अब जब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिक्रीज करवाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज करेगा, यानी एक दूसरे को उल्टा होगा वैल्यू। क्लियर, अब हम यहाँ बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है, तो बस हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। जिस तरह हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का अपोज कौन करता है तो फ्रिक्शन, सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का अपोज कौन करेगा रेजिस्टेंस। जिस भी मेटल में या कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक कम फ्लो करेगा, कम मात्रा में, कम वैल्यू होगा उसका। जैसे हम बात करते हैं किसी नन मेटल का, नन मेटल में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि नन मेटल में जो होता है वो रेजिस्टेंस बहुत मात्रा में होता है, हाई होता है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देता है, इसलिए हम इसको नल कंडक्टर कहते हैं। और जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों बेस्ट कंडक्टर होता है, क्योंकि सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, इसलिए वह बेस्ट कंडक्टर होता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में और भी कुछ बात किया जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है यह मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी होता है। यह पेज में आप लिख लिए होंगे, आपने लिखा हुआ होगा कि स्केलर क्वांटिटी होता है कौन, तो रेजिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। या क्या और क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि अपोजेज टू करंट, या करंट को क्या करता है अपोज करता है ना। उसके बाद आगे हमको इसके बारे में आता है, हाँ इसका रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमने बता दिया है ओम होता है, जिसको हम ओम पढ़ते हैं, है ना।
इसका SI यूनिट ओम होता है। और इसके बारे में आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में, फैक्टर्स इफेक्टिंग, है ना, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वह किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड, देखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। इसके बारे में देखना है कि कौन कौन सा वो फैक्टर होगा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, है ना। तो ये आपके सामने कॉपी में लिखा होगा, आप देखेंगे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह जो भी कंडक्टर हो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो वह कंडक्टर कैसा है। अगर वह सिल्वर का होगा तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, वह नेचर पर है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर एल्यूमिनियम का होगा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, फेरस होगा तो और भी ज्यादा होगा, कोई नॉन मेटल है तो उसमें बहुत ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देगा। तो ये एक पहला क्या हो गया कि मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा बात करते हैं कि उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, जो भी मेटल हो या जो कंडक्टर हो या वायर हो, तो वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है कि वायर जितना ज्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर यदि किसी सर्किट के वायर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो बस हम यहाँ बोल सकते हैं कि जब हमने बोला कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर। यानी क्या कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ वायर अगर डबल कर दिया जाए, अगर इसको क्या कर देते हैं हम डबल कर देते हैं, इसको अगर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते ही हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा, है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं अगर इसकी वायर को अगर हम हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करके हाफ हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको ट्रिपल कर देते हैं, वायर को ट्रिपल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल होगा। अगर लेंथ ऑफ वायर को हम बात करते हैं 1/3 करते हैं तो रेजिस्टेंस भी मेरा 1/3 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज हमारे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को, कि अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहा जाता है, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है बताए थे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि अगर इसको डबल कर दिया जाए मींस की वायर का मोटाई बढ़ जाएगा, है ना। जब क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस मेरा हाफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी वायर का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। जब क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम डबल करते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। ये सब लिखा हुआ मिला होगा आपको। आगे बात करते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि हम बात करते हैं यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इन केस में यहाँ पे डिपेंड करता है कि वह सब्सटेंस जो है वो मेटल है या मेटलॉइड्स है या नॉन मेटल है, इस पे डिपेंड करता है। तो यदि हम बात करते हैं अगर मेटल की, ये तीनों पे डिपेंड करता है। यदि मेटल की बात करते हैं तो मेटल अगर हम बात करें, मेटल की टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मेटल के केस में, हम ओनली मेटल के केस में कर रहे हैं, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, जो सेमीकंडक्टर आप लोग जानते होंगे जिसमें कंडक्टर नॉन कंडक्टर दोनों का प्रॉपर्टी मिल पाया जाता है, तो सेमीकंडक्टर की अगर बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं, सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि हम बात करते हैं एलॉय की अगर बात करें, एलॉय आप लोग जानते हैं एलॉय क्या होता है कि दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल मिलने से हमारा एलॉय बनता है, एलॉय फॉर्म होता है वहां पे। तो एलॉय की अगर बात किया जाए तो एलॉय जो है वो बहुत कम चेंजिंग आता है, उसमें चेंजिंग कुछ भी आ सकता है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए
तो रेजिस्टेंस में चेंजिंग आएगी, लेकिन लिटिल चेंजिंग आएगा वहां पे, है ना। तो ये हमको आज की क्लास में बताना था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने सारा लिखवा चुका है, हम सब लिखवा चुके हैं। तो आप नोट्स को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ें, जो समझाने का काम था हमने इसको समझा दिया। तो आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में।